कुर्मी के पास कोई दस्तावेज नहीं है। कुर्मी दस्तावेज विहीन बात करती है। बताइए प्रदीप दा कि आप लोग के पास में कोई दस्तावेज नहीं है। अगर दस्तावेज है कि आप लोग 1911 में आदिवासी की सूची में थे, 31 तक थे, तो क्या प्रूफ है आप लोग के पास? सबसे पहले तो दादा, आपके और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं और खास करके रहीम भाई को हमारे ओर से झारखंडी जोहार और प्रणाम। अगर दस्तावेज नहीं है तो 1911 का जो गजट है वो आज कहीं ना कहीं सारे अभिलेख हमारे लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। अगर 1911 में हमें अगर टॉटमिक या एबोरिजिनल 13 जो जनजातीय अंग्रेज के द्वारा, क्योंकि उसमें अंग्रेज का शासन था, और जिसमें जो आज हम लोग जनगणना करते हैं उन सारी जनगणनाओं में 1911 की जनगणना, 1921 की जनगणना और 1931 में चूंकि विश्व युद्ध हुई थी जिसके चलते जनगणना नहीं हुई थी, लास्ट दोनों जनगणनाओं में हम कुर्मी को, सिर्फ कुर्मी को नहीं, मुंडा हो उड़ाव, ये सारे जो जनजातीय थे उनको यहाँ का टॉटमिक एबोरिजिनल गोत्रधारी उसको चिन्हित किया था, जिसका आज भी अभिलेख सारे जगह पे उपस्थित है। अब जिन लोगों के द्वारा इस तरह की बातें कही जा रही हैं उस पर हम ज्यादा बातें नहीं कहेंगे, वो जाने, लेकिन अभिलेख आज भी है। जब हमें सरकार बोलेंगे हम उनके पास प्रस्तुत करेंगे। मेरे चैनल में एक आदमी बयान दिया कि 1911 की जनगणना में हम लोग एनिमिस्ट थे और ये कुर्मी, गोप, जादव, हिंदू, मतलब कोयरी, कुशवाहा जो है कि हिंदू कैटेगरी में था ये लोग। दादा, जिन व्यक्ति ने बोला उनको जानकारी नहीं है। 1911 में जो टॉटमिक 13 जो जात को चिन्हित किया था, न उसमें गोप था, न उसमें जादव था, न कोयरी था, न कुम्हार था, न कोई जात का उसमें मेंशन नहीं है। अगर उनको थोड़ा सा ज्ञान बोलिएगा कि जो लोग बोलते हैं, क्योंकि चैनल में बातों को बिना डाटा के बात बोल देते हैं, हम आग्रह करेंगे कि पहले उसको अध्ययन कर लें और तब टीवी पे बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है दादा, आप एक बात बताइए, अगर कुर्मी आदिवासी था तो फिर ये अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा ये सब क्या हो रहा था बीच में? एक चीज बताइए दादा, आपने कहा कि अखिल कुर्मी क्षत्रिय महासभा के द्वारा आयोजन किया गया और उसमें आयोजन करके बोला कि मैं एसटी में नहीं रहूंगा, यही ना बोलना चाह रहे हैं दादा? अगर मेरे लोगों ने अगर कहा और सरकार ने उस बात को मान लिया आप ही के अनुसार, तो अभी हमारे लोगों ने बोल रहा है मुझे कर दो, तो सरकार मान ले। हटाने बोला तो मान लिया आपके अनुसार, मैं नहीं जानता हूं। अच्छा, आपने बोला कि सभा करके, कुछ लोगों का हम सोशल मीडिया में बयान देखते हैं। मैं उन्हीं की बातों कर रहा, जो व्यक्ति बोल रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूं अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से कि दादा, उसने उस समय बोला कि भाई लोग क्षत्रिय महासभा किया और उसमें बोला कि भाई हमें एसटी से बाहर कर दो, ये ना बोलना चाह रहा है, या टॉटमिक कुर्मी से, टॉटमिक जो जात होते हैं, एबोरिजिनल जो मतलब जनजातीय से हमको हटा दो, ये ना कहना चाह रहे हैं, और सरकार ने मान ली। आज मेरे लोगों के द्वारा उसके लिए आज माननीय सांसद, विधायक, तमाम ऐसे लोग हमारे रेल टेका में रुक गए और सरकार से मांग रही है, अगर उसमें हटा दिया तो आज पुनः अडॉप्ट कर ले उसी के अनुसार। तो फिर ये जो कुर्मी है आदिवासी, आप कह रहे हैं कुर्मी आदिवासी को खास करके टीआरआई, चाहे आरजीआई हो या एनसीएसटी हो, ये क्यों नहीं मान रही आदिवासी? एक चीज बताइए, पहले आप दादा थोड़ा सा अध्ययन करिएगा, टीआरआई का मेंबर कितने लोग हैं? सारे एसटी हैं। ठीक, आप पता कर लीजिएगा सर। टीआरआई का डायरेक्टर, मेंबर्स, चापरासी, पियून, हेड क्लर्क, सारे एसटी हैं। और एसटी क्या रिपोर्ट में लिख देगा कि कुर्मी टॉटमिक है? तो आरजीआई, एनसीएसटी, मैं क्या बोला कि जब टीआरआई का रिपोर्ट को ही लोग फॉरवर्ड करते हैं, चीजों को समझिए, जब कोई भी चीज दस्तावेज बनते हैं ना तो टीआरआई को इनिशिएट मानते हैं, वही उनको नेगेटिव दे देता तो उसी चीज को फॉरवर्ड कर देते हैं। सर्वे करने वाला तो टीआरआई, और टीआरआई के जितने भी चेयरमैन हैं और जितने मेंबर्स होते हैं सारे एसटी होते हैं। वो एसटी कैसे कर देंगे? कल का एक वीडियो हम देख रहे थे, बिल्कुल आपकी बात आ गई है। ज्योतिषना करकटा ये कह रही है कि ये कुर्मियों के द्वारा
हमको कई थानों में एफआईआर दर्ज कराया गया है, लेकिन मैं आदिवासी बेटी एफआईआर से डरने वाली नहीं हूँ। मैं यही नहीं जानना पाता पत्रकार महोदय आपके माध्यम से कि वो आदिवासी है कि क्रिश्चियन है। अगर वो आदिवासी है, अगर वो आदिवासी है तो ये बताइए कि क्रिश्चियन धर्म को अपनाइए कि नहीं अपनाइए। नहीं, देखिए, मैं उनका इंस्टाग्राम का आईडी मैंने देखा है, वो हिंदू धर्म को जबरदस्त फॉलो करती है। अब आप बताइए, अब तो एक नया चीज बता दिया आप हमको। हमने तो ये नहीं जानता था रहीम भाई। जी। हम तो जानते थे कि क्रिश्चियन और आदिवासी है, अब हिंदू भी बना दिए। अब वो बताए, वो बोलती है मैं आदिवासी की बेटी हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं ज्योतिषना को बहुत जानता नहीं और बहुत जानने की प्रयास भी नहीं करता हूँ। ऐसे लोग समाज को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। ज्योतिषना की जो उम्र है और जो उनका एज है, वो सिर्फ और सिर्फ समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और गलत डाइवर्सन में ले जा रहे हैं। और उस समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं। हमें खेद है। हम उन समाज के बुद्धिजीवियों से आग्रह करेंगे कि कभी भी जब भी कोई लोग होते हैं, आज राष्ट्रपति की उम्र 70-80 साल में राष्ट्रपति बनाया जाता है, राज्यपाल 60 साल की उम्र के लोगों को बनाया जाता है। रहीम भाई थोड़ी मेरी बात को गौर करिएगा। इसलिए किया जाता है कि वो तजुर्बा के आधार पर बातों को रखते हैं। आप ये बताइए, ज्योतिषना जो जिनके नाम ले रहे हैं उसकी उम्र क्या है, और उसके अनुभव पे पूरे एक समुदाय उनके बातों पे डाइवर्ट हो रही है। हमको उनकी बौद्धिक क्षमता पे बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि वैसे लोगों की बातों को हम बहुत ज्यादा तर्जीह नहीं देते। रही बात केस की, तो दादा जब कर्म करिएगा तो केस होगा। रही बात डरने और नहीं डरने का, वो तो वक्त बताएगा। पत्रकार महोदय मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समय आएगी, कोर्ट अपना काम करेगी। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए कि रघुनाथ महतो, आप लोग कहते हैं कि हमारे जो है कि स्वतंत्रता आंदोलनकारी रहे हैं, शहीद हुए हैं वो, लेकिन जिस दिन आदिवासियों का ये महारैली हुआ, जन आक्रोश, उस दिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि रघुनाथ महतो कोई महतो नहीं, वो तो भूमिज है। भाई देखिए, हम फिर और ये कुर्मी लोग जो है कि गलत इतिहास गढ़ते हैं। नहीं, ठीक है, अगर मैं कभी भी दस्तावेज मैं अगर गलत गढ़ रहा हूं, अगर आपके दस्तावेज हैं तो आप उसको क्लेम करिए, कोर्ट में हमको एलिगेट करिए। मैंने जो दस्तावेज दिया, आप पत्रकार महोदय एकदम गंभीरता से चीजों से, अगर रघुनाथ महतो के बारे में जो भी दस्तावेज दिए गए हैं, या उनको जिन जगहों पे हमारे तथ्यों के द्वारा उनको यह दिया जा रहा है कि रघुनाथ महतो थे और वो स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर थे, चुआड़ आंदोलन के नायक थे, जिसको हम कह रहे हैं, और आज सभी जगहों पे हम लोग उनका रघुनाथ महतो का पुण्यतिथि और जयंती मनाते हैं। ये निश्चित तौर पर अगर यदि हम फैब्रिकेट किए कुर्मी के द्वारा, तो जिन आदिवासियों के द्वारा किया जा रहा है, वो कोर्ट में उनका क्लेम करने का अधिकार बनता है। वो हमको केस करे, और केस करके वो हमको बताए कि हम गलत दस्तावेज कर रहे हैं। डाटा तो सरकार के पास है। अगर मेरे तरफ से गलत किया जाएगा तो हमारे ऊपर एक कानूनी कार्रवाई होगी, और जो हम पे होगा हम सजा भुगतने के लिए तैयार है। सिर्फ कहने मात्र से, माइक मिला नहीं कि बकर बकर बक देने से दस्तावेज बदलते नहीं है दादा। अब दस्तावेज तो अभिलेख सरकार के पास सुरक्षित है। कभी भी जाके उन डाटाओं को देखे, या फिर अपना क्लेम करे कि ये लोग जो जिनके बारे में बोल रहे हैं वो गलत है, या डाटा जो दिया जा रहा है वो डाटा दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो दिग्भ्रमित करने का भी क्लेम होता है, केस बनती है, तो हमारे पर केस बनेंगे। ये वो ओपन मंच में करने की चीज नहीं है। वो अपना दस्तावेज कोर्ट में कहे कि भाई इन कुर्मियों के द्वारा रघुनाथ महतो के बारे में जो बात किया जा रहा है वो अप्रासंगिक है या फैब्रिकेट है। फिर कोर्ट हमसे दस्तावेज मांगा, मैं दूंगा। अगर मेरी बात गलत हो जाएगी तो जो लोग इनके द्वारा गलत किया जा रहा है उनके ऊपर केस होगी, कानूनी कार्रवाई होगी कि इतिहास के अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ किया गया और हम पे पेनाल्टी होगी। हम स्वीकार करेंगे, लेकिन तथ्यों के साथ। बेतुका बात करिएगा तो भैया मैं इन बातों को मानता नहीं हूं। रघुनाथ महतो वीर शहीद थे, चुआड़ आंदोलन के नायक थे, और सिल्ली के लोटा गांव में जन्मे थे। आप अनुभवी हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, बड़े नपे तुले आप बोलते हैं। हम ही हैं जो आपको लंबा बुलवा देते हैं। लेकिन एक बात हमको ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि हम संवैधानिक मांग रखे हुए हैं सरकार से, तो फिर ये विरोध क्यों? देखिए, एक चीज बता देते हैं, हमारी मांग सरकार से, मैं केंद्र सरकार से अपनी डिमांड को मांग रहा हूं। मेरे को ये नहीं समझ पा रहे कि आज पूरे झारखंड में आदिवासी समुदाय जिस ढंग से हमारे प्रति आक्रोश कर रहे हैं, हमारे मतलब कुर्मी समुदाय के प्रति, ये मैंने जीवन में
मेरी उम्र करीब करीब 45 साल हो गए। मैंने जीवन में ये चीज देखा नहीं था, और शायद विनोद बाबू और कॉमरेड एकराय ने इस परिकल्पना के लिए झारखंड के निर्माण नहीं किए थे, जिस परिकल्पना को आज मैं देख रहा हूं। संताल समाज शिबू सोरेन चलाते थे। एक छोटी सी ब्रीफ आपको देता हूं। सनोद संताल समाज, विनोद बाबू ने उनको बोला, अरे शिबू सोरेन जी, आप एक अलग समाज चलाते हैं, मैं एक समाज चलाता हूं, दोनों अगर हम लोग समझौता के साथ करेंगे तो एक अलग झारखंड का निर्माण करेंगे, और जो हमारे यहाँ वंचित शोषित आपकी समुदाय में भी है और मेरे समुदाय में भी है, हमारे दोनों में बहुत फर्क नहीं है, हम उनका एक बेहतर विकास कर सकते हैं, एक निर्माण कर सकते हैं, जिसका नींव राय बाबू, विनोद बाबू और स्वर्गीय शिबू सोरेन के द्वारा गढ़ा गया था। हम ये बात को समझ नहीं पा रहे कि उन समाज के लोगों को किसके द्वारा ये प्रभोग किया जा रहा है, क्या इस तरह की बातें बोल रही हैं अनाप शनाप, बड़ा दिल में व्यथा होती है। आपको बता देते पत्रकार महोदय, हमारे समाज ने इनको गोद में उठा के आगे बढ़ाया, गोद में उठा के, मेरे शब्दों को समझिएगा, मैंने गोद में, शिबू सोरेन का राजनीतिक नहीं, उसको अपना वो पिता तुल्य मानते थे विनोद बाबू को, और उनको बेटा जैसा मानते थे, यानी समझिए गोद में खिलाया इस समाज को। और वो समाज जब हम लोग को प्रोवोक करता है तो आप मान सकते हैं कि एक बाप के लिए कितनी व्यथा होगी, ये मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूं। मैं सिर्फ आग्रह करूंगा समाज के लोगों से कि इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। मतलब जो भी वर्तमान स्थिति बनी है, एक दूसरे को गाली देना, नीच दिखाना, ये नहीं होनी चाहिए। इस पे संयम बरतना चाहिए। लड़ाई अपनी अपनी है, अपनी मांग रखने का हर किसी को अधिकार है, अपना राइट फंडामेंटल राइट है, आप राइट करो, लेकिन किसी जात विशेष पे अटैक नहीं करना चाहिए। मैं उस दिन था महारैली में, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई हम लोगों के जो एसटी कोटा है उसको वो लोग जो है कि लेना चाहते हैं, उसमें वो कुछ करना। दादा एक चीज बता देते हैं, आप नहीं जानते हैं, आपको एक बहुत बड़ा ब्रीफिंग बात बताते हैं। देश जिसमें हमारी यहाँ झारखंड पार्टी कांग्रेस के समय जब मूवमेंट चल रही थी, विनोद बाबू को बोला गया था, विनोद बिहारी महतो को बोला गया था कि ऐसा करिए विनोद बाबू, आप एसटी बन जाओ, हम एसटी बना देते हैं, बट अलग राज्य का डिमांड मत करना। विनोद बाबू ने एक बड़ा दरिया दिल दिखाया कि मैं एसटी बन जाऊंगा, मैं समाज के लिए नहीं बना हूं, मैं सभी लोगों के लिए बना हूं। और उन्होंने बोला पहले मेरा राज्य, ये बलिदान विनोद बाबू ने किया था। हाँ जी, वो लोग बोलते हैं कि हम हक खा रहे हैं, हकूक खा रहे, हक खाना होता तो विनोद बाबू उसमें साइन कर देते, बोलते ठीक है हमको अलग राज्य नहीं मिलता, हमको एसटी दे दो। वो विनोद बाबू थे और मैं उसी का वंशज हूं, मैं उन्हीं का किसी गोष्ठी का ही एक बेटा हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं, कुर्मी किसी का हक नहीं खाता है, कुर्मी हमेशा खिलाने का काम करता है, जिसका उदाहरण आप देखेंगे। पत्रकार महोदय आप झारखंड के हैं, हमारा गांव में नोवा रहता है, हमारा गांव में कमार रहता है, हमारा गांव में डोम रहता है, हमारा गांव में जितने भी वर्ग के लोग होते हैं सबका समायोजन करते हैं हम लोग अगर धान उपजाते हैं तथा आप नहीं जानते फुरना है हम निकालो, मैं जानता हूँ, मैं जाना है हमरा क्या की हो जाने, जब धान हो ना तो हमने कुरे दिए, कुरे किरकम जैसे नोवा के दे दिलियो बीड़ा कि बेटा तोर लागू अथी जे लोहार सब जे बोना नहीं गिला तो खेते में आके दे दीजिए, बुझे तो डोम जे गिला तुम जेगला हमरा के मोरा हरन जाके बजावे करत उगला के हमरा दे दिए, हमरा बाटी के खाए दादा, हमरा कोकरो लूटल रहिए, अगर लूटल रहलिए आज हमरे की ये अवस्था रहल। चलिए आप कह रहे हैं कि हम बांटी के खाएं, जैसे आप लोग कुर्मी समाज की तरफ से ये बयान आया कि बोकारो हमारे ज़मीन में बैठी है, टाटा स्टील बनी है, तो उस दिन जब हम महारैली में थे, मैं उसी के लिए खास करके आपसे आया हूँ, तो वहाँ पे कुछ आदिवासी लोग कह रहे, आदिवासी लोग का बयान था, मेरे चैनल में है, आप भी देख सकते हैं कि कुर्मी लोगों को कहाँ, ये लोगों को पास जमीन है, इन लोगों को तो हम लोग जमीन दे के बैठाए हैं, ये लोग झूठ खाली बोलते रहते हैं। देखिए चूंकि देखिए अलर बलर बात करने का तो कोई जवाब नहीं है दादा, मैं भी कुर्मी का बेटा हूँ। आज चलिए मेरा लोहपिटी में मेरा घर है, अंधारी बस्ती, आज भी मेरे पास 8 एकड़ जमीन है। मधुबन चलिए मेरा 10 एकड़ जमीन है। क्या बात बोलता है दादा, और मैंने किसी का लिया नहीं है, हमने बसाया। बताएं रामगढ़ साइड में कुछ इस तरह था, देखिए एक आध जगह कहीं अपवाद कहीं कुछ होगा, ये बता दीजिए। आदिवासी कुर्मी का जमीन नहीं लिया होगा कहीं क्या? पूरे झारखंड में इतना बड़ा भूखंड है,
तो वो प्रतिस्पर्धा में कहीं हो सकती है दादा, उसको जनरलाइज नहीं करिए। लोग जनरलाइज बात कर देते हैं, ये जनरलाइज बात होगी ना कि भाई लोग जमीन लूटने वाले लोग हैं। ऐसा शब्द किसके लिए बोला जाता है? जिसका बार बार घटना हो। अगर एक आध घटना हुआ कहीं पे तो उसको कॉमन कर दिया जगह जात के साथ, ये अनुचित, ये अनुचित है। आप लोग हमेशा देखते हैं जब भी कोई वक्ता रहता है तो वो कहता है कि भाई क्रिश्चियन बन गया तो उनको आरक्षण का लाभ काहे ले रहा है, कहने का मतलब हुआ। तो कहीं ना कहीं आप तो जानते हैं अच्छी तरह से कि कोई भी व्यक्ति अगर जन्मता है और मतलब उनकी जात नहीं बदल सकती है, धर्म बदल सकता है, तो इस पर आप लोग क्यों सवाल उठाते हैं? देखिए दादा, अभी हाल ही में आपको मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा, मद्रास हाईकोर्ट का 25 मई का एक जजमेंट आया। 25 मई का? 25 मई रिसेंट मद्रास हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है, जिसने बोला है कि कोई बाय जन्म अगर SC ST है और अगर वो क्रिश्चियन लॉ के तहत शादी करता है या क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो वो कास्ट का बेनिफिट ले रहा है वो हट जाएगा। ये तो बहुत गंभीर। हाँ दादा, 25 मई का आप कहीं पे भी लिंक सर्च मारिएगा, 25 मई का देखिएगा, मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन है। ये डिसीजन है दादा, आप देख सकते हैं। मैं बातों को आंकड़े से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको मैं अलग अलग बोल रहा हूं। बोलिएगा, मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा 25 मई का। नहीं, बिल्कुल आप स्क्रीन में दीजिए, हम आप स्क्रीन पे एकदम जरूर 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 25 मई का ये हाईकोर्ट का डिसीजन आया हुआ है। चलिए ठीक है, आप स्क्रीन पे चला देंगे। और जी जी, हम दे देंगे, मैं दे दूंगा, आप उसको चलाइए। एक और बात बताइए दादा, क्योंकि ओबीसी की आबादी लगभग 52%, कुछ लोग कहते हैं 48%, 50%, लेकिन आरक्षण वही 10 से 11, 12, 13, इससे ज़्यादा नहीं है, 28% तक तो गया नहीं। एसटी की आबादी कितनी है जिनको 28% आरक्षण मिल रहा है? और बाकी समुदाय की भी देखिए, जनरल की भी तो 10%, EWS, बाकी फिर क्या है, बाकी SC के लिए भी। तो ये जरा सा हमको समझाइए और सबको समझाइए। देखिए जरा, सबसे पहले बात बताते हैं, सरकार जो बनी वो अपने मुनाफा के लिए और अपने फायदे के लिए पूरे देश के अंदर अनइक्वलिटी क्या हुआ है, अनइक्वलिटी, असमानता जिसको हम बोलते हैं। कैसे? हम हमेशा बोलते हैं, लोहिया जी बोलते थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल, अभी तो हम देखते हैं कांग्रेस भी ये नारा लगा। ठीक है, कांग्रेस उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। लोहिया, राम मनोहर लोहिया बोले के गए थे कि जिसकी जितनी माने जितनी जितनी उसकी माने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अभी बताइए, 54% लोगों को आप 14 से 17% आरक्षण दे रहे हो। एसटी का जो जनसंख्या है वो पूरे देश लेवल पे अगर देखिएगा तो बहुत कम है। हम झारखंड के प्रदेश में कहते हैं तो 24% या 25% जो भी है उसको सटीक नहीं, लेकिन नहीं कहा जा सकता है ना, जब तक जनगणना नहीं आती है सेंसस का, तब तक हम नहीं कर सकते, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट हम कहते हैं। तो 24 से 26% उसको आरक्षण, आप 28% दे रहे हो। एससी का जनसंख्या 10%, उसको आप दे रहे हो 8%। बाकी जनसंख्या कितने बच गए दादा? 54% वो लोग हो गए। 28% या 24% बोल रहे हैं एसटी को, तो 54 और 24 कितना हो गया दादा? 24 हो गया, माने 4 4 8, माने 70%, 70-75% हो गया इधर, और 10% से 15% हो गए आपका क्या, एससी। तो हमारा 80% लोग इधर हो गए। 80 से 85%। देश में बचे कितने? 15% लोग, और 15% के 10% आरक्षित कर दिए, और फिर बाकी जो रेस्ट आरक्षण उसका भी मजा ले रहे हैं। ये है असमानता देश के अंदर, ये है अनइक्वलिटी। EWS को आप दे दिए सिर्फ वोट की चलते। हम सरकार, एक्चुअल क्या है कि आरक्षण का आधार था प्रतिनिधित्व करना, जैसे कि शैक्षणिक, प्रशासनिक जगहों में इन जातियों की नगण्य थी, उपस्थिति नगण्य थी। इसके लिए विशेष करके लाया गया कि भाई इन लोगों को आरक्षण के माध्यम से इन सब चीज़ों में जगह दी जाए, और ताकि इनकी भी संख्या दी जाए। नहीं, हम मानते हैं कि भाई SC ST की स्थिति खराब थी, उसको आरक्षण दिए। ओबीसी की स्थिति बहुत अच्छी है क्या देश के अंदर? बिल्कुल नहीं। तो फिर 54% में 17 और 20% वो कैसे सरवाइव करेंगे? उसकी स्थिति के बारे में किसी देश के कोई भी सरकार को समझने की जरूरत नहीं है क्या? ये ओबीसी के
जो भी वर्ग जुड़े हुए हैं, क्या उनके आरक्षण के बारे में कभी चिंतन करने की जरूरत नहीं है? उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उसकी शैक्षणिक स्थिति को तो ओबीसी के लोग ना पत्रकारिता में है ना सरकार में उनकी चलती है, समझ रहे हैं ना दादा। अगर नहीं चलती है तो देश इक्वलिटी में चलती है, अनइक्वलिटी में नहीं। फिर वो मूवमेंट खड़ा फिर होगी, वो सब सवाल आंदोलन करेंगे, खड़ा करिए। लड़ाई करेंगे, हो रही है देश के अंदर वो लड़ाई होगी। देखिए, जब तक हक नहीं मांगिएगा, जब तक फाइट नहीं करिएगा, तब तक लड़ाई जब तक नहीं कीजिएगा, हक मिलेगा नहीं। लड़ाई शुरू होगी, वो नैसर्गिक रूप से जब लोग भूखे रहते हैं तो अपने हक हकूक के लिए खुद पे खुद लड़ते हैं। वो आपको और हमको कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद पे खुद प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। हमारे लोग कैसे आ गए आज रोड पे? कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं मेरे हकमारी हो रही है। एसटी बोलते हैं मेरा आरक्षण ले रहा है, मैं कह रहा मेरा 75 साल का आरक्षण उठा गया। बात समझिए दादा। जी जी जी, तो ये थे हमारे जेएलकेएम के वरिष्ठ नेता प्रदीप महतो जी, जिनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। और ये बड़ी सटीक तरीके से अपनी बात रखते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में बढ़ाइएगा। काफ़ी लंबा अगला बार का वीडियो हो गया था, जिस कारण लोगों तक नहीं पहुंच पाया, इम्प्रेशन कम हो गया। इस बार हम लोग ये छोटा सा वीडियो आप लोग के सामने सुपुर्द कर रहा हूं। आप लोग अपना लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़रूर अपना राय रखिएगा।